हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो अभी आपका ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसकी फाइनल स्टेज के बारे में। आपका एक रिटन एग्ज़ाम डन हो चुका है और इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है। इसके बाद में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इवन दो अभी टाइम है आपके इंटरव्यू होने में, बट स्टिल आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो यू शुड, आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। बट स्टिल आप अभी से इसकी प्रिपरेशन को भी कर सकते हैं। अगर आप अदर एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो भी ये आपके हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि आजकल सारे ही एग्जाम्स में इंटरव्यू रहता है, बट अगर आप क्लर्क लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे इंटरव्यू आपका नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। आप अगर मॉक इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो, क्योंकि मॉक इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो इंटरव्यूअर का जो आपकी तरफ रिस्पॉन्स होगा ना वो निगेटिव रहेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए, ताकि आपको वहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा, जो फीडबैक मिलेगा वो थोड़ा पॉजिटिव मिलेगा एंड आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, बाकी थोड़े बहुत रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर नहीं आते हैं तो सिंपली सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। ओके, अगर कुछ भी आपको आप ऐसा, अगर आपने आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है और आपने वहां पे अगर यस बोल दिया, या फिर आप उसमें बोलने लगे कि अगर मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के अगर आपने जवाब दिया, तो वहां पे यही होता है कि वो क्रॉस क्वेश्चन आपसे करते हैं, तो आप वहां फंस जाते हैं। तो इससे अच्छा यही होता है, अगर आपको नहीं पता है, नहीं आपने पढ़ा हुआ है, नहीं सुना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं भाई, नहीं पता होता अपने को, तो आप सिंपली वहां पे नो बोल सकते हैं। वीडियो में और देखते हैं हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे मॉक इंटरव्यू के लिए भी, क्योंकि मॉक इंटरव्यू मोस्टली बच्चे तभी देते हैं जब उनका एक्चुअल इंटरव्यू की डेट्स आ जाती हैं। तो उस टाइम तक बैठने से अच्छा है यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एक्चुअल इंटरव्यू एंड फॉर योर मॉक इंटरव्यू ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यू के लिए क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप खुद ही हो इंटरव्यू के लिए आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपके हर चीज़ की टेस्टिंग होती है। मतलब अगर आप कोई मूवमेंट भी कर रहे हो, आप किस तरीके से बैठे हो, आपका मूवमेंट करने का क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं उनको। अगर आप कोई चीज़ नहीं बता पा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली आगे फर्दर फॉरवर्ड आप मूव कर रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे एक होता है ना कि आप वहाँ पे फिर एकदम से घबराहट हो रही है, आपको पसीना आ रहा है आपको, मतलब इस तरीके की सिचुएशन हुई है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग मॉक इंटरव्यू देते हैं। बट ये स्टार्टिंग हमारी मॉक इंटरव्यू के लिए अगर हमें प्रिपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बायोडेटा। बायोडेटा आपका, आपके बायोडेटा में अगर कोई भी पॉइंट आपने मेंशन किया है, लाइक आपका नाम, उसका मतलब क्या है, आप अगर किसी जगह से, जहाँ से भी आप रहते हैं ना, जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो वहाँ की क्या चीज़ फेमस है, और उस जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज़, बट स्टिल कुछ फेमस चीज़ें यू शुड नो अबाउट योर प्लेस। एंड आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी फैमिली में अगर फादर क्या कर रहे हैं, मतलब अगर कोई बिजनेस है तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने अगर कोई जॉब पहले की हुई है, यू शुड नो अबाउट दैट, वाई यू लेफ्ट योर जॉब, जो आपने लास्ट टाइम की थी उस जॉब को आपने क्यों छोड़ दिया, उसका रीज़न आपके पास होना चाहिए। अगर आपने गैप लिया है अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, 5 to 4 ईयर का गैप है, तो उस गैप में के दौरान आपने वो टाइम को कैसे यूटिलाइज किया और कहाँ यूटिलाइज किया, इस गैप में आपने क्या किया। इस आंसर को भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा अगर आपने गैप लिया है तो। ओके, बाद में बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके बायोडेटा से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आप हॉबी को अगर हम लेके चलें, तो हॉबी का अगर आप कोई पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपनी हॉबी के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, उस फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एंड द सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप जा रहे हो, लाइक अगर आप ईपीएफओ के लिए ही जा रहे हैं, एपीएफसी के लिए भी जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मतलब वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, एंड अबाउट सेक्शन में जाके, इसकी वेबसाइट पे जाके, उसके अबाउट सेक्शन में जाके आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, एंड इसके अलावा कोई अगर स्कीम है जो ईपीएफओ की अभी करंट में कर रही है, तो यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो। जो आपने, मतलब जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके लिए जो आपने पढ़ाई की थी, लाइक इस
पर्टिकुलर इस फील्ड से रिलेटेड, लाइक आपका लेबर लॉज हो गया, जो लॉज वगैरह आपके बने हुए हैं ईपीएफओ के अंडर जो बना हुआ है लेबर लॉज वगैरह है, तो यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करेंटली जो लॉज थे उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं, पुराने जो थे उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। ये नॉर्मल है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है, रिटर्न में है, तो ऑब्वियसली आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। एंड इस बीच में जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया था और आपके जब भी एक्चुअल इंटरव्यू होगा, अगर करंट में रहा है ईपीएफओ या एपीएफसी किसी भी स्कीम से रिलेटेड या किसी भी वजह से अगर वो करंट में रहा है, तो उसके भी रीजन वहां पे वो भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे आपकी अवेयरनेस को देखना चाहते हैं कि आप कितना चीजों को लेके अवेयर रहते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया ईपीएफओ एपीएफसी से रिलेटेड। एंड द थर्ड पॉइंट इज करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स जो आपके रिटर्न में थे, स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स थे, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके रिटर्न में ही, आपके सिलेबस में ही है, तो इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा तो आप एक बार रिविजन कर सकते हो, या फिर वो रैंडमली भी आप बता सकते हो। अगर नहीं याद है तो सॉरी भी बोल सकते हो। ओके, लास्ट है, बट हाँ ये खत्म नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी ड्रेस सेंस पे भी ध्यान देना है। ड्रेस जो है आपका फॉर्मल होना चाहिए। एंड ज्यादा क्वेश्चंस में मतलब ट्राई करिएगा कि उनको आप बता पाओ। हर एक क्वेश्चन में सॉरी भी नहीं चल सकता है, कि पता चले आपने सारे क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं, मुझे नहीं पता है, तो ये भी इंप्रेशन बहुत ही गलत जाता है और वहां आपका नहीं हो पाएगा। ओके, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, तो वो ना मतलब एक टाइम रहता है उनका पर्टिकुलर 30 मिनट या 40 मिनट जो भी टाइम में वो कराते हैं, तो वहां पे आप रिलैक्स होके आंसर दे पाते हैं। बट आपका जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो कुछ पता नहीं होता वो कितने टाइम का होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितने भी टाइम का हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, और आपको अपने आंसर्स को भी ना फोकस होके देना है वहां पे, क्योंकि वहां पे टाइम भी कम होगा और वहां पे क्रॉस क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां कंफ्यूजन भी हो सकता है, चीजों को भूल भी सकते हो। तो इसलिए जितना हो सके काम रहिएगा, रहने की कोशिश करिएगा अपने इंटरव्यू वाले दिन। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल थोड़ा काम रखिएगा, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगे ना तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप इजीली क्वेश्चंस को समझ पाओगे, सोच पाओगे, जल्दी से आंसर दे पाओगे। ओके, और ज़्यादा टाइम नहीं लेना है थिंकिंग में, क्योंकि सोचते रहोगे ना तो फिर वो एकदम से आप दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप भड़बड़ा जाओगे, फिर जल्दी अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ आपका रह जाएगा तो वो चीज़ें आपको मॉक इंटरव्यूज़ आप जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में दोगे ना, वहाँ पे आपको फीडबैक के तौर पे आपको बताया जाएगा। यू शुड वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो जो भी चीज़ें आपकी जो कमियां रहेंगी तो आप वहाँ पे उन कमियों पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि ये आपके इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू दैट थिंग। सो आई होप मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते होंगे। तो अगर मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।